के खिलाफ 53 अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं और मुल्क के कई हिस्सों में वक्फ कानून के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। इस कानून के खिलाफ कई बड़े नेताओं और तंजीमों ने सुप्रीम अदालत का दरवाजा खटखटाया है। जमीयत उलेमा हिंद ने न सिर्फ वक्फ कानून की मुखालिफत तजावीज़ को चैलेंज किया है, साथ ही कानून को गैर आईनी बताया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की सदारत वाली 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी, जिसमें जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन शामिल हैं। अब तक इस मामले में 10 अर्जियों को समाअत के लिए लिस्ट किया गया है। सवाल यह है कि वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। इसे लेकर पूरे मुल्क की नजरें आज सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। इसी को लेकर आज जानने की कोशिश करेंगे कि वक्फ एक्ट मुसलमानों के खिलाफ किस तरह है, इससे वक्फ प्रॉपर्टी पर किस तरह खतरा बना हुआ है और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री क्यों की जा रही है और क्या अब सुप्रीम कोर्ट सरकार के इस फैसले पर रोक लगा सकता है या नहीं। जहाँ तक वक्फ तरमीमी बिल का ताल्लुक है, मेरी नज़र में ये हिंदुस्तान की लेजिस्लेशन में एक सियाह तरीन बाब है और यहाँ की मजहबी आज़ादी हो या मुसलमानों का ताल्लुक है, उन पर ये कारी ज़रब है। अब चूँकि आज ये पिटीशन लिस्टेड है, शायद सीरियल नंबर 13 लिस्टेड है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तो मैं यही तवक्को करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट इसको आइन की रोशनी में खुसूसन शेख 14, 15, 25, 26 और शेख 29 की रोशनी में इसको कलअदम करार दे, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को जलील करना है। और जो आइन हिंद का प्रियम्बल है, जिसने वाजिया लिखा है कि रियासत का मजहबी उमूर में कोई अमल दखल नहीं है, मगर जब इस वक्फ तरमीमी कानून का हम मकसद देते हैं, उसका यही मकसद है कि मुसलमानों के शरई उमूर और दीनी उमूर में मुदाखलत करना है। तो मैं यही तवक्को करता हूँ कि आइन की रोशनी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, प्रियम्बल की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट इसको कलमबंद करार देगी। और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। फॉर्मर मेंबर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड सुहेल काजमी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा आसिफ अकबर लोन JKPC स्पोक पर्सन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सुहेल साहब, जिस तरह देख रहे हैं कि लंबे वक्त से वक्फ कानून को लेकर एहतजाज किया जा रहा है और इसकी मुखालिफत लगातार जारी है और इसी पर अहम आज सुनवाई होने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की पर नजरें टिकी हुई है, क्या लग रहा है आपको, क्या फैसला आज सामने आ सकता है और क्या कुछ ऐलान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया जा सकता है? क्या मायूसी हाथ लगेगी मुस्लिम समुदाय की या फिर कोई राहत भरा ऐलान भी किया जा सकता है? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये सुनने जा रहा है जितनी भी पिटीशंस हैं, 12 के करीब पिटीशंस हैं जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी से दायर की गई हैं। फैसला क्या होगा ये तो बेटर 3 बेंच जजेस बताएंगे, ऑनरेबल चीफ जस्टिस बताएंगे। हम भी उसका वेट करेंगे और गवर्नमेंट की तरफ से भी कैबिनेट फाइल है, गवर्नमेंट का अपना जवाब क्या होगा वो भी वहां पेश होगा और उस पर क्या जिरा होती है और क्या आउटकम आता है वो तो वेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये है कि जमहूरियत में सब तबकों को और खासकर मुस्लिम सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड मुल्क है जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, उनको बिल्कुल हक है अपनी बात सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने का। दोनों हाउसेस ने और प्रेसिडेंट की नॉड के बाद कुछ स्टेटों में तो इम्प्लीमेंटेशन इसकी शुरू हो गई 8-9 तारीख इसी महीने की। लेकिन ये है कि रोष है। रोष क्यों है? वो सब चीजें जो है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में 2-3 चीजों का जो जिनकी एप्रीहेंशन थी उन पे बात की है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि जो उन्होंने कहा फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे वो शायद नोटिफाइड नहीं है। मैं तो शुरू से ही कहता हूं कि जब भी कोई एक्ट आपने पास करना है या कोई भी विचारधारा जिसको आपने लागू करने का सोचा है, उसको पहले इतने बड़े विशाल मुल्क में पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए। वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी रिलीजन का हो, ताकि परसेप्शन जो है कम्युनिटी से, पूरे मुल्क से आए, हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील, हर स्टेट से वो आए, ताकि आपको आसानी हो उसको इम्प्लीमेंट करने में और कुछ अच्छी चीजें जो तजवीज़ें आती हैं उनको भी उस पर रखा जाए और जो कुछ त्रुटियां हैं किसी भी बिल में उनको दूर किया जाए। देखिए, आप सरकार में होते हैं तो आपका दिल और दिमाग वसी होना चाहिए जब तक मुल्क को आगे लेने की बात है या किसी भी सोसाइटी को बांधने की बात है। अगर कोई चीज रोष हो जाती है, डिबेट शुरू हो जाती है, एजिटेशन शुरू हो जाती है, तो उसका आउटकम है भी और सोसाइटी के लिए। अब हमें होप है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी जो सुनवाई है उस पर अपनी कैसे बात करते हैं और क्या फैसला आता है वो तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन ये है कि जो एंगर है वो ये है कि कुछ चीजें जो हैं
सिर्फ बोली गई है, वो इम्प्लीमेंटेशन में एक्ट में कहीं लिखी नहीं गई है। जो मेरे पास जितनी भी डेपुटेशन या जितने भी लोग बात करते हैं, अगर वो चीजें हैं तो फिर इसका जो एजुटेशन है, मुझे लगता है फिर और भी लोग जो है और भी माइनॉरिटीज कम्युनिटी से इस एजुटेशन के साथ जुड़ सकती हैं, विच इज नॉट गुड फॉर ओवरऑल नेशन एज इज कंसर्न। जी बेशक। आसिफ साहब, आपको क्या लग रहा है आज क्या फैसला, क्या उम्मीद कर सकते हैं, किस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट से सामने आ सकता है? क्योंकि 73 अर्जियां दाखिल की गई थी, जिसमें से 10 को लिस्ट किया गया है और उन 10 अर्जियों पर आज अहम सुनवाई होनी है और कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बड़ी तादाद में जो है मुखालिफत लगातार जारी है, आगे भी बड़े एहतजाज किए जा सकते हैं। देखिए, जहां तक वक्फ बिल का ताल्लुक है, आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में 3 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास सबसे ज्यादा एसेट्स हैं। इसमें डिफेंस आता है। डिफेंस के पास सबसे पहले नंबर पे हमारे डिफेंस के पास, इस इंस्टीट्यूशन के पास सबसे ज्यादा एसेट्स है। उसके बाद रेलवे, और तीसरा जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है वो था वक्फ, जिसके पास, मुसलमानों के पास हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एसेट्स थे। ये तीसरे नंबर। पहले हम देखेंगे कि बीजेपी को क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल को लाया। इनको मुसलमानों की इतनी हमदर्दी कहां से जाग गई कि इन्होंने इस बिल को पार्लियामेंट में लाया। पहले हम देखेंगे, जब हम पार्लियामेंट की बात करें, तकरीबन 20% की आबादी जो है पूरे मुल्क में माइनॉरिटीज की है, मुस्लिम्स की। तो जब हम पार्लियामेंट में नजर दौड़ाते हैं, सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी जो बीजेपी दावा करती है, उसमें आप देखिए इन पार्लियामेंट मेंबर्स में कितने मुस्लिम मेंबर इनके हैं जिनको इन्हें टिकट दी है और जो जीत गया है, एक भी नहीं। तो ये कैसे दावा कर सकते हैं कि हम मुसलमानों के हित में ये ला रहे हैं? अगर ये मुसलमानों के इतने ही हित में होती तो सबसे पहले ये पार्लियामेंट में मुसलमानों को अपनी पार्टी में कम से कम ये रिजर्वेशन दे देते। 10 पार्लियामेंट मेंबर, 20 पार्लियामेंट मेंबर इनके तो होने चाहिए थे। जब ये पार्टी दावा करती है कि हम हिंदुस्तान नहीं बल्कि मुल्क की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी, तो ये चीजें देखनी पड़ेगी कि इनके इंटेंशंस क्या है। इनके इंटेंशंस मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है। और जो ये बिल, अब मैं आपके सवाल के ऊपर आता हूं, क्या ये लिस्ट हुई है जी आज, ठीक है, मगर मुझे एक चीज आप बता दीजिए, अगर ये बिल सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हुई है, हमको पता है 370 और 35 से वो भी सुप्रीम कोर्ट में हम ले गए थे जी। मैं कश्मीर की बात कर, वो भी ले गए, और हमें वहां पे क्या मिला वो तो आपको भी पता है। तो इसी हिसाब से हमको ज्यादा तवक्का सुप्रीम कोर्ट से नहीं, क्योंकि रूलिंग पार्टी है और सुप्रीम कोर्ट जो है अलग इंस्टीट्यूशन है। मगर जो भी फैसले आज तक आए हैं वो हम देख चुके हैं कि वो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का पक्ष ही वहां पे ज्यादा रखा जाता है, क्योंकि ये बिटर एक्सपीरियंस है। आप चाहे बाबरी मस्जिद का ले लीजिए, चाहे 370-35 से एक का ले लीजिए, और मुझे यही लगता है कि ये इसका भी जो वर्डिक्ट कल को आना है वो मुसलमानों के, मगर एक दो चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ेगी यहाँ पे। मुसलमानों को छोड़ के अब जब हिंदुओं की बात करेंगे, हम हिंदू भाइयों, अपने ये जो अपने हिंदू भाई है, तो उनके भी बड़े बड़े मठ है। आप देखिए हिंदुस्तान में बड़े बड़े मठ है इनके पास, बड़े ये जो आप माता विष्णु देवी, इसका भी ट्रस्ट देख लीजिए। तो कहीं पे भी बताइए, अगर एक देश, एक विधान, एक समान और एक आइन, तो इसमें आप मुझे बता दीजिए, अगर मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के ट्रस्ट के लिए, इस वक्त के लिए इन्होंने बिल लाई, तो इनको नहीं चाहिए था इन मठ्स के लिए भी लाए एक ही यूनिफॉर्म? हाँ जी, अगर हम हिंदुओं को इसमें डाल सकते हैं, हिंदू बरादरी के लोगों को इसका मेंबर बनाएंगे वक्त का, क्या मठ में जो इनके हिंदुओं के मठ है वहां मुसलमानों को ये एंट्री देंगे? वहां मुसलमान हो सकता है उसका मेंबर? मुझे जरा बता दीजिए ना, क्यों ये कलेक्टिवली मुस्लिम कम्युनिटी को ये दिखा रहे हैं कि हम आपके अगेंस्ट, हम आपके लिए, ये हमारी बहबूदी और हमारे हित में नहीं है, मुसलमानों के हित में। ये इंटरफेरेंस है रिलीजन जो रिलीजियस जो हमारा ये होता है, तो इसमें तो हम इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे हमारे हिंदू भाई नहीं कर सकते, सिख भाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनकी भी अपना ये होता है। इसी तरह हर एक रिलीजन को इंडिपेंडेंट छोड़ना चाहिए, उसको वहां के जो लोग हैं, वहां की जो कम्युनिटी है, उनको देना चाहिए कि वो कैसे उसको चलाए, क्योंकि वो ही अच्छा जानते हैं। अब जब गवर्नमेंट इसमें आएगी
तो कल को ये फिर यूनिफॉर्म होना चाहिए, फिर तो मठों पे भी मैं भी मुस्लिम होने चाहिए, फिर तो बाकी जो धर्म सभाएं हैं उनमें भी मुस्लिम्स की एंट्री होनी चाहिए। ये कलेक्टिवली आप पनिशमेंट जो मुसलमानों को दे रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता कि मुल्क के लिए अच्छी बात है। जी बेशक, ठीक है आसिफ साहब। सोहेल कादमी साहब, ये देखा जा रहा है कि कई सारे रीजंस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कई बार बताए जा चुके हैं, कई मुस्लिम लीडरान ये वजूहात बता चुके हैं कि क्यों वो एहतजाज कर रहे हैं और क्यों इस बिल की मुखालिफत कर रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये गैर आईनी है और गैर संवैधानिक है, काला कानून उन्होंने इसे बताया है। लेकिन वही जिस तरह देखा जा रहा है पार्लियामेंट में अमित शाह ने ये कहा है कि इसमें कोई भी गैर मुस्लिम शामिल नहीं होगा। हालांकि इस तरह का प्रावधान है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अभी तक शामिल नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे रीजन है जिसको लेकर मुखालिफत जारी है। और यह भी जाहिर है, जिस तरह आसिफ साहब ने कहा, कि सीधा सीधा कंट्रोल सरकार के पास होगा। तो ऐसे में आप क्या बड़ी वजूहात मान रहे हैं जो लोगों के मन में है और कंफ्यूजन अभी भी लोगों को बना हुआ है कि आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर मुखालिफत क्यों की जा रही है? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है पूरे हिंदुस्तान में कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम मुसलमानों के साथ हैं, लेकिन इन टोटलिटी दिल से वो कभी भी मुसलमानों के साथ नहीं है। हम बहुत सी स्टेट्स में, बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में जब उनके कुछ प्रवक्ताओं को सुनते हैं तो बड़ा दुख होता है कि वो सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात नहीं करते हैं। हिंदुस्तान की जो खुशबू है इन मल्टी रेशियल, मल्टी रिलीजियस, उसकी बात नहीं करते हैं। वोट लेने के लिए उनको मुसलमान अच्छे लगते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है। हरियाणा में अभी मुसलमानों ने भी वोट किया भारतीय जनता पार्टी को, और ईद की छुट्टी उन्होंने बैन कर दी, बंद कर दी, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये वो चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी पे सिर्फ तनकीद नहीं करती हैं, उन पे सीधा अटैक करती हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी हिंदुस्तान के निर्माण में, जब से हिंदुस्तान का वजूद बना है, उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। कोई इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता है, कोई इसको, और जो डिग्निटी और जो इज्जत आज पूरे दुनिया में नरेंद्र दामोदर मोदी की होती है, वो इसलिए नहीं होती है कि वो हिंदू राष्ट्र का प्रधानमंत्री है या वो सिर्फ हिंदुओं का ठेकेदार है। वो कहते हैं कि जनाब 2014 में एक मल्टी रिलीजियस, मल्टी रेशियल पॉपुलेशन ने थम्पिंग मेजोरिटी से मोदी जी को लाया, और मोदी जी की स्थिर सरकार जो है थर्ड टाइम चल रही है। ये खूबसूरती है भारत की। लेकिन ये चीजें जब एक्ट के तौर पे सामने आई, मैंने पहले भी आपसे कहा कि इसको पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए था, जैसे बाकी एक्ट आने से पहले आप उसका सर्वे करते हैं सोसाइटी में, पूरे हिंदुस्तान में, कि इसके प्लस और माइनस क्या रहेंगे, तो आपने किया नहीं। दूसरा ये है कि जेपीसी आपने बनाई, जेपीसी में भी कोई सहमति नहीं बनी, लेकिन कुछ चीजें जो है उसमें एक दूसरे से बात करके जम्मू कश्मीर से बीर वाइस साहब को भी बुलाया गया और कुछ चीजें चर्चाएं हुई, लेकिन उसकी भी चर्चाओं की कोई ऐसी चीज सामने नहीं रखी पब्लिक डोमेन में कि जेपीसी जो थी। अब ठीक है, हम नहीं बोलते, हम एक सिविलाइज कंट्री के सिविलाइज सिटीजन है, हम कहते हैं वोटिंग होगी, ठीक है, हम वोटिंग को मानते हैं, पार्लियामेंटेरियंस ने वोट किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने का हक तो है एक इतनी मजबूत जमहूरियत में, और सारी आशाएं दुनिया की, पूरे हिंदुस्तान की, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे कम से कम जायज जो मुतालबात हैं उनको सुनना चाहिए। और मैंने पहले कहा कि फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे जब होम मिनिस्टर साहब ने कहा तो सबने, बहुत से इंटेलेक्चुअल मुस्लिम कम्युनिटी ने उसका साथ दिया और हामी भरी कि हाँ, ये दो एप्रीहेंशन थी कि रिलीजियस इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, दूसरा ये नॉन मुस्लिम सेक्स में इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो मैं कल परसों से सुन रहा हूं कि एक्ट में ऐसी चीजें दर्ज नहीं की जो उन्होंने बोली थी, तो वो नेचुरली, वो जब आपने बोला कुछ और वो एक्ट में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा, तो नेचुरली वो एक जो डिबेट है दोबारा भारत में शुरू होगी। अब जो बाकी कम्युनिटीज हैं, जो माइनॉरिटी है, सिख्स हैं, बौद्ध हैं, जैनिस हैं, वो भी सोचते हैं कि जब अगर सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड जो कंट्री है, अगर उसमें ऐसा हो सकता है, तो कल तो किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ कोई भी छेड़छाड़ हो सकती है, विच इज नॉट गुड फॉर इंडिया एज ए होल। तो मैं तो यही कहता हूं कि सबसे सरप्रिय जो हमारी अदालत है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उनकी जजमेंट क्या होगी, दोनों पहलुओं को सुन के क्या क्या चीजें अमेंड हो सकती हैं, क्या क्या चीजों की डायरेक्शन वो देंगे, लेट्स वेट एंड सी द वर्डिक्ट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हम फिर चर्चा करेंगे। जी बेशक। काज़मी साहब, नाजरीन को अच्छे से ये तफसीली से समझ आए, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 3 बड़े नेगेटिव पॉइंट्स जो हाईलाइटेड है वो मैं आपसे समझना चाहूँगी, जो जिस तरह बताया जा रहा है कि इस्लामिक सिद्धांतों के खिलाफ हैं, उसी हवाले से क्या 3 नेगेटिव पॉइंट सामने आ रहे हैं जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख मुस्लिम तंजीमें कर रही हैं, और ना सिर्फ मुस्लिम तंजीमें बल्कि कई सियासी पार्टियों के लीडरान, दूसरी रियासतों के लीडरान भी इसकी मुखालिफत में शामिल हैं, उनकी हिमायत मुस्लिम तंजीमों को है।
देखिए, पहली पॉइंट तो ये है कि नॉन मुस्लिम इसमें नहीं होने चाहिए। मुस्लिम्स का बोर्ड है, मुस्लिम्स ही इसमें होने चाहिए, जिस भी स्टेट से लाए, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से लाए, किसी को कोई आपत्ति नहीं। दूसरा ये है कि वक्फ बोर्ड जितनी देर से भी बना है, पहले वक्फ इस्लामिया हुआ करता था, औकाफ डिपार्टमेंट हुआ करता था, फिर वक्फ का नाम दे दिया, अब आप कुछ और नाम उम्मीद शायद नाम देने जा रही है पास होने के बाद। अब वो क्या है, वो पहले भी 77 ईयर्स से गवर्नमेंट की डायरेक्शंस पे ही चलता था, गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करती थी, गवर्नमेंट के इदारे ही उसको चलाते थे, सिर्फ आप नॉमिनेट्स करते थे किसी ना किसी बोर्ड में। अदरवाइज तो देखा गया बहुत स्टेट्स में तो आपके गवर्नमेंट फंक्शनरी जो एडिशनल डीसी हुआ करते थे, जो डिप्टी मैजिस्ट्रेट हुआ करते थे, वही वहां के एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे। जम्मू कश्मीर में भी वैसा होता रहा है और अभी भी हो रहा है। अगर खुद पुर्द कहीं भी होती है, ट्रांसपेरेंसी कहीं भी आपको दिखती है कि थोड़ी सी शेड उसकी खराब हो रही है, तो लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स, because no one is above law in India or in any state of the India. So वो चीजें प्रावधान जो है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी रहेगी, गवर्नमेंट का जो है पूरी उस पर देख रेख रहेगी, वो शुरू से है, आज भी है, आज भी जो वक्फ बोर्ड चल रहे हैं। लेकिन अगर धांधलियां हुई हैं या धांधलियां होती हैं या वहां ट्रांसपेरेंसी नहीं है या कोई ऐसी एप्रीहेंशंस हैं, तो लॉ शुड हैव टेकन इट्स ओन कोर्स ऑफ एक्शन इन एनी स्टेट और इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये तो हम इसको नहीं मानते कि ये जनाब इंडिपेंडेंट इदारा है और ये इंडिपेंडेंट इदारा अपने हिसाब से ही वक्फ की जमीनों को डिमार्केट करता है, लेता है, देता है, जो भी। लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि इसको पब्लिक डोमेन में जो एप्रीहेंशंस हैं लोगों की, जो रिट पिटीशंस में या उन्होंने लिखी भी हैं, जितनी 12-14 ऑर्गेनाइजेशन ने ऑनरेबल्स, उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि ये 4-5 हमें एप्रीहेंशंस हैं, इसको क्लैरिफाई कर दे, ताकि वो क्लैरिफिकेशन अगर आ जाती है और वो क्लैरिफिकेशन नोटिफाइड हो जाती है एक्ट में, तो मुझे लगता है इस डिबेट को विराम लग जाएगा और कम्युनिटी जो है। ठीक है कालदी साहब, मैं लौटूंगी आप तक और लगातार चर्चा के लिए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर अपने पार्टी से गुलाम हसन मीर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलाम साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। जिस तरह आप जानते हैं कि आज बड़ी सुनवाई होने जा रही है और बेहद अहम सुनवाई है ये वक्फ बिल के हवाले से। तमाम जो मुखालिफत है वो लगातार जारी है, मुस्लिम तंजीमों की तरफ से लगातार आवाज उठाई जा रही है और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। किस तरह आप इस बिल को देख रहे हैं? सबसे पहले आपका रद्द-ए-अमल जानना चाहूंगी और क्या उम्मीद आज कर रहे हैं? जी, कोई भी मजहब इख्तियार करने का हक हासिल है। जब हम मजहब को इख्तियार करने के हक की बात करते हैं तो वो मजहबी फराइज, मजहबी प्रॉपर्टी, इनकी प्रोटेक्शन, मैनेजमेंट का सवाल किया जाता है। वक्फ जो है ये इस्लामिक इकोनॉमी में एक अहम रोल अदा करता है, इसका चैरिटेबल और बाकी चीजें। जब वक्फ की बात आती है, जिस तरह दूसरे मज़ाहिब के लोग अपने अपने मजहबी इदारों को मेंटेन करते हैं, मुसलमानों को कोई एक हक है अपने इदारों को खुद मेंटेन करने का, खासकर वक्फ। इसमें सरकार की मुदाखलत शायद मुनासिब नहीं है, क्योंकि मैं ये बताऊं इसमें दो राय नहीं है, वक्फ मैनेजमेंट में गलत है। लेकिन जब दूसरे मज़ाहिब के इदारों को आप देखेंगे वहां भी ये मैनेजमेंट की क्राइसिस है, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। वही मुस्लिम वक्फ के बारे में भी सरकार को क्यों ध्यान आता है? वही दे आर थिंकिंग अबाउट इट। अगर मुसलमानों की मैनेजमेंट ये है, उस मैनेजमेंट को डेमोक्रेटाइज किया जा सकता है, लेकिन सरकारी मुदाखलत इसमें मुनासिब नहीं है, ये गलत है, ये गैर आईनी है। तो कोई भी मुसलमान ये पसंद नहीं करेगा कि इसमें सरकारी मुदाखलत हो। और यही आप देख रहे हैं आज सारे मुल्क में जो भी मुसलमान है इसकी मुखालिफत करता है और ऑल आर यूनाइटेड ऑन दिस पॉइंट कि वक्फ जो है ये मुसलमानों का हक है, दे विल मैनेज इट, दे विल। स्ट्रीमलाइनिंग की जब बात आती है, स्ट्रीमलाइनिंग में मुसलमानों को ही मशवरा करना है, उन्हीं के साथ कैसे इसमें सुधार लाया जाए, कैसी बेटर मैनेजमेंट की जाए। बस इस वक्त बोर्ड में सरकारी नुमाइंदगी जिसमें गैर मुस्लिम होंगे, दूसरे होंगे, मुझे बताए जो दूसरे श्राइन बोर्ड के दूसरे बातें, उनमें क्यों मुसलमानों का दखल नहीं है? मुस्लिम वक्त की बात आती है, इसमें गैर मुस्लिमों का क्यों? सवाल है मुसलमानों का अपने मुल्क में आपने आईन लोग आए हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब कई लोगों का ये सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या तवक्को रखी जाए, क्योंकि हम मुल्क में जमहूरियत में
सुप्रीम कोर्ट का कानून का इतलाक है। ये इम्पोर्टेंट सेक्टर है कोर्ट हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। तो जब भी कोई कानून बनता है, इसकी वैलिडिटी, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी सुप्रीम कोर्ट ही देखता है। और हमें तवक्को है और होनी भी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट वही इदारा है जो हर एक के हक का तहफ़्फ़ुज़ देता है, हर एक के हुकूक का मुहाफ़िज़ है। तो यही वजह है कि मुसलमानों ने एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट का रुजू किया है, इस उम्मीद से कि उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। जी बिल्कुल। आसिफ साहब का रुख करते हैं। आसिफ साहब, ये भी कहा जा रहा है कि ये वक्फ ये अब कानून में तब्दील तो हो चुका है क्योंकि दोनों ही सदन से पास हो चुका है और राष्ट्रपति की जो मंजूरी है वो भी मिल चुकी है। अब जो आगे की देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या ऐलान किया जाता है। लेकिन ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बिल के बाद अब जो वक्फ ट्रस्ट है उसे क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या नुकसान जमीनों को हो सकते हैं और क्या नुकसान उससे अब आगे झेलने पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से ये सब एहतजाज जारी है और उसी की वजह से रोक लगना, रद्द होना इस बिल का जरूरी है। देखिए जी, जहां तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात है, अभी आप देख रहे होंगे एमपी में दिखा रहे थे, मैंने वीडियो के चैनल के माध्यम से ही देखा, मीडिया के ही माध्यम से देखा कि मदरसों को खाली किया जा रहा है जो 100 साल से है, 70, 80 साल से, कि ये जी प्रॉपर्टी जो है ये आप खाली कर दीजिए। वहां पे उनको नोटिसें आ रही है और बाज़ाब्ता मैंने डीएम को देखा, पुलिस की ये दिखा रहे थे, मीडिया पे ही दिखा रहे थे। तो ऐसी चीजें तो होती रहेंगी। यहाँ अब अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में भी हमारे पुरखों के वक्त से यहाँ पे जो होता था, अहले इस्लाम का बोर्ड लगाया जाता था, फिर कोई मोहल्ले के जो या गांव का जो एक जमीन जहां उनकी घास चराई जो उनकी अपनी ही होती है, तो उसको मकबरे के हिसाब से वो यूज करते थे, कब्रिस्तान के हिसाब से। जी, और फिलहाल आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर एहतजाज अभी भी लगातार जारी है, लेकिन इस दौरान अहम खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट आज इस फैसले पर सुनवाई करने जा रहा है। सोहेल काज़मी साहब, कहीं ना कहीं ये भी मरकज के जो लीडरान है वो कहते नजर आए हैं कि इससे गरीब तबके के जो मुसलमान हैं उन्हें बड़े पैमाने पर फायदा होगा। किस तरह ये फायदा उन तक पहुंचेगा और क्या कुछ रणनीति के हिसाब से इस तरह के जो बयानात हैं और ये कहा जा रहा है? देखिए, पहले क्यों नहीं हुआ? जब से ये वक्फ बना है और गवर्नमेंट के कंसिडरेशन से ये बोर्ड या औकाफ इस्लामिया बनते रहे हैं, तो पहले गरीब मुसलमानों का फायदा क्यों नहीं हुआ? इतना टाइम क्यों लग गया? 77 ईयर्स। मैं उसको भी नहीं बोलता हूँ। 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और तीसरा टर्म है मोदी जी का, तो इतना बड़े इश्यू को उन्होंने 2015 में, 16 में, 17 में एड्रेस क्यों नहीं किया? वो तो विजनरी लीडर हैं, उनके तो सलाहकार इतने अच्छे हैं। देखिए, वो बातें सिर्फ, मैंने पहले भी आपसे कहा कि जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको पहले दिखाने चाहिए था, पब्लिक डोमेन में लोगों के सामने रखनी चाहिए थी कि इस एक्ट के पास होने थे ये पॉजिटिविटी आएगी। अभी तो आपने एक्ट लाया, एक्ट पे जेपीसी बनाई, जेपीसी ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी, वो भी नहीं किसी ने पढ़ी, और आपने पार्लियामेंट में उसकी वोटिंग हुई, वोटिंग में आपने बिल पास हो गया। लेकिन लोगों के जो शक शुबात है वो वही स्टैंड करते हुए वो बढ़ते जा रहे हैं। सारी कम्युनिटी, मुसलमानों के तो है ही है, बाकी कम्युनिटीज के भी बढ़ते जा रहे हैं कि ये कोई भी डिक्टेटरशिप से कोई भी चीज ला सकते हैं, पास कर सकते हैं और फिर हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। तो इन सब चीज हमने डिलिमिटेशन करनी थी जम्मू कश्मीर में। एक बार उसको पब्लिक डोमेन में डाला, दूसरी बार, तीसरी बार। गुलाम हसन मीर साहब मेरे सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर का, एक नामवर नाम है पूरे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, इनका अपना एक नाम है। आप इनसे पूछिए कि छोटी मोटी चीजों को भी जब हम असेंबलीज में पास करते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसको पब्लिक डोमेन में डाला जाए, टू सीक द गुड और बैड observations from the public, so that the bill, the act जो भी बनेगा पार्लियामेंट से या असेंबली, वो मजबूती से जमीनी हकायक पे काम करे और उसका फायदा जो है उस कम्युनिटी को या उन लोगों को हो। तो नहीं किया आपने, अब नहीं किया। अब आप कि मैंने कहा कि फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कहा कि ये दो चीजें जिनकी हमें एप्रीहेंशन है कि एक तो रिलीजियस इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, दूसरा ये है कि कोई नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं होना चाहिए। आप जब एक्ट पढ़ते हैं उसमें वो चीजें फिगर आउट नहीं होती। आप एक्ट को पब्लिसाइज कर देते, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक। गवर्नमेंट के पास तो सारे तंत्र मंत्र होते हैं लोगों तक पहुंचने के लिए, उनको तो सेकंड्स में लोगों तक पहुंच जाते हैं। आज तो सारा मीडिया जो है आपके हाथ में है। तो नहीं किया आपने। अब उम्मीद जो है लोगों को, इस कम्युनिटी को, पूरे मुल्क में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे है।
अब सुप्रीम कोर्ट में जो रिट पिटीशन जो लगी हैं, जो एप्लीकेशन लगी हैं, उस पर क्या चर्चा होती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या उसका संज्ञान लेते हैं और क्या फैसला देते हैं, उसका वेट करते हैं। और अल्लाह करे कि पॉजिटिव हो, वो गवर्नमेंट को भी फायदा दे, लेकिन कम्युनिटी एज ए होल, क्योंकि मैंने कहा कि सेकंड मुस्लिम लार्जेस्ट पॉपुलेटेड मुल्क है हिंदुस्तान, तो मुझे लगता है कि सब चीजों को कंसीडर करके जो भी फैसला है, ताकि जिससे कि इसकी डिबेट जो है आगे ना बढ़े और वो एक्सेप्टेबल फैसला हो कम्युनिटी को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी केविट फाइल की है, गवर्नमेंट भी अपनी अप्रीहेंशन जो है उसका जवाबदेही जरूर देंगी। कपिल सिब्बल साहब इनकी तरफ से होंगे और उनकी तरफ से कौन है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि हमें उम्मीद होती है, क्योंकि इंडिपेंडेंट अदारा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वो एक बिल्कुल फेयर ट्रांसपेरेंट जजमेंट आएगी। लेट्स होप एंड सी, वेट करते हैं उसका। जी बिल्कुल। गुलाम हसन साहब, इससे कहीं ना कहीं जो भी एहतजाज देश भर में, मुल्क भर में मुसलमानों की तरफ से किया जा रहा है, इसे सियासी रंग देने की भी कोशिश की जा रही है। इस पर मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कहीं ना कहीं राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो भी इसका फायदा उठा रही है और मुसलमानों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं, आने वाले चुनावों में अपना फायदा तराशने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई खास समर्थन उनकी तरफ से नहीं है, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ है। इसीलिए जो मुस्लिम तंजीमें हैं उन्हें हिमायत मिल रही है और कहीं ना कहीं शायद यही वजह है कि ये मुखालिफत और ज्यादा बढ़ती जा रही है। देखिए, जब हम दूसरी सियासी जमातों की तरफ देखते हैं, जहां तक मान के चलते हैं उनको सियासी अगराज हो सकते हैं और उनको मुसलमानों का वोट हासिल करने की कोशिश हो जी, लेकिन जो इशू है, इशू ने बीजेपी नहीं उठाया, बीजेपी ने ये कानून बनाया, तो जाहिर सी बात है अपोजिशन बनाए, अपोजिशन वो जो इस वक्त सख्त लग रहा है मुस्लिम कम्युनिटी पे, वो उनके साथ इस वक्त खड़े हैं। वो इसका सियासी फायदा उठाए या ना उठाए, लेकिन हकीकत तो ये है वो इस वक्त मुसलमानों के साथ हैं और मुसलमान भी उनके समर्थन को सराहना करते हैं। उनको रिजेक्ट क्यों करें कि वो सियासी जमात है। जी बिल्कुल। अगर मुल्क में इस वक्त ये बटा हुआ है, एक तरफ से रूलिंग पार्टी है, दूसरी तरफ से अपोजिशन है। अपोजिशन सपोर्ट कर रही है मुसलमानों की काज को, जो मुसलमान चाहते हैं अपोजिशन उसका सपोर्ट कर रही है। जाहिर सी बात है अपोजिशन अपने गर्ज से करेगी, लेकिन साथ ही मुसलमानों की भी परेशानी है। अगर कोई उनको सपोर्ट करता है वो कैसे उसको रिजेक्ट करे, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो साथ ही समझते हैं। जी बिल्कुल। इस वक्त बीजेपी को समझने की जरूरत है, सरकार को समझने की जरूरत है। अगर वो एक ऐसा कानून ला रही है एक फिरका के खिलाफ, एक तबका के मुतालिक, जो यहाँ की 20% आबादी पर मुश्तमिल है, अगर वो एकजुट होके इस कानून की मुखालफत करती है, सरकार की ये जिद और हटदर्मी कि नहीं हमें ये कानून इस्तेमाल करना है, इस कानून को बनाना है, ये यकसर ज्यादती है, ये सही कदम नहीं है। जमहूरियत में जिनके मुताबिक कानून बनता है उनकी राय जरूरी रहती है, उनके एतराजात को देखना है, उनको एतराजात को सोचना है। ये जल्दबाजी क्या थी इस कानून में, मान के चलते हैं कि अवकाफ में गफलाबाजियां होती हैं, फिर होती है, ये तो पिछले 75 साल से। अब इनको कैसे जल्दी होगी कि बस ओवरनाइट साफ होना चाहिए, ओवरनाइट ठीक होना चाहिए, मुझे नहीं लग रहा है कि ये जल्दबाजी किसी भी सूरत में न मुल्क के हित में, न मुसलमानों के हित में, न सरकार के हित में। लेकिन कहीं क्यों ये करते जा रहे हैं, शायद बीजेपी को मुसलमानों के बारे में ऐसे कानून लाना जिससे भड़क उठे, ये इनकी रविश नहीं है, इनका तरीका रहा है अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए। जी बिल्कुल। आसिफ साहब, कहीं ना कहीं ये भी एक तर्क है, ये भी तर्क दिया जा रहा है सरकार की तरफ से कि कुछ वक्फ की जो संपत्ति है वो विवादित है और उन पर लंबे वक्त से विवाद चल रहा है, जिससे कि जो लोग हैं आसपास के उन्हें परेशानी हो रही है और जिस काम से वो जमीनें दी गई थी, जिस फायदे के लिए, समाज सेवा के लिए दी गई हैं, वो काम भी नहीं हो रहा है और वो विवादों की वजह बनी हुई है, जिसके चलते सरकार इस तरह का जो फैसला ले रही है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट की तरह दर्शाया जा रहा है। नहीं, ये तो इससे पहले भी होता था।
कि जिसको भी कोर्ट में जाना होता था वो चले जाते थे, इसमें कोई बंदिश नहीं थी। अभी भी आप दिल्ली में जब देखेंगे, दिल्ली में भी 100 कुछ केसेस हैं जो कोर्ट में पड़े हुए हैं। तो ये तो एक बहानाबाजी है, ये तो मैं नहीं मानता। ये मैं सोचता हूं कि ये जो बीजेपी की जो ये ब्रूट मेजॉरिटी इनकी है, ये मेजॉरिटेरियन। आप देख लीजिए 20% मुसलमान हैं मुल्क में, जरा 20% में आप देख लीजिए इसके बीजेपी के साथ कौन है इसके हक में। मुझे नहीं लगता 99.5% मुस्लिम जो है वो इस बिल के खिलाफ है। तो अब क्योंकि मेजॉरिटी वहां पे इनकी है, बीजेपी की है, तो अपनी ब्रूट मेजॉरिटी के बुनियाद पे मुसलमानों को दबाना चाहते हैं। तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि डेमोक्रेसी में, इसलिए हमारी डेमोक्रेसी नहीं है कि मेजॉरिटेरियन व्यू को उन माइनॉरिटीज पे थोपा जाए। तो ये तो मुल्क के लिए, इस फेडरल स्ट्रक्चर पे जो मुल्क बना है, इसके लिए तो ये शर्मिंदगी की बात होगी। तो मुझे भी यही लगता है कि बीजेपी हुकूमत को एक बार फिर सोचना चाहिए। मैंने आपको पहले ही कहा 2 मुस्लिम एमपी थे इनके, शहनवाज हुसैन और दूसरे थे वो अपने ये, तो वो 2 भी आजकल कहीं नजर नहीं आ रहे। इनको मुसलमानों की क्या हमदर्दी होगी, जिनकी पार्लियामेंट में भी कोई मुसलमान एमपी है नहीं, 20% होके भी, 20% हमारी पॉपुलेशन होके भी, तो उससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको मुसलमानों के तई जो ये बिल बनी है, ये बीजेपी का एक अलग माइंडसेट है, ये हिंदुत्व वो वाला चलाना चाहते हैं। तो उसमें ये मुसलमानों को एक दबाने के लिए, उनको सप्रेस करने के लिए, अब हम भी होप करते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये कोई ऐसा डिसीजन, हम वर्डिक्ट होपफुल है, मगर जहां तक हमारा पिछला, मैंने आपको पहले भी कहा, बिटर एक्सपीरियंस है, बाबरी मस्जिद का आप केस ले लीजिए, 3 दफा 335 का ले लीजिए, हमें वहां पे निराशा ही साबित हुई है। तो और यहाँ पे भी मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट क्या होगा। जी बेशक। सोहेल काज़मी साहब, वक्फ की जो ज़मीनें हैं और जो जितनी भी प्रॉपर्टी है उन पे कहीं ना कहीं अवैध कब्जे हैं, ये भी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। सरकार कह रही है कि उन पर अवैध कब्जा किया गया है और कहीं ना कहीं इससे लोगों को परेशानी है, इसे भी हटाने की कोशिश की जाएगी और इसीलिए इसे सरकार के कंट्रोल के अंडर डाला जाएगा और जिससे कि फ़ायदा होगा। इस पॉइंट को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, पहले भी तो सरकार के अधीन ही ये वक्फ चलता था पूरे 77 ईयर से। हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई औकाफ का जो गवर्नमेंट की साइड से या नॉमिनेशन की साइड पे कोई ना कोई देखरेख करने के लिए गवर्नमेंट नॉमिनेट करती थी, तो चलता था, आज भी चलता है। मैं भी बोलता हूँ कि खुद बहुत हुई है एज ए मुस्लिम, मैं इसको कंडेम नहीं करता हूँ, मैं तो बिल्कुल हामी भरता हूँ कि करप्शन हिंदुस्तान में एक नासूर की तरह है। हर सिस्टम में, हर बोर्ड में, हर श्राइन बोर्ड में ये चीजें हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है उसको एप्रीहेंड कीजिए ना, उसको लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज उसको पकड़े, उस पर बिल्कुल कड़ा एक्शन ले। लॉ के ऊपर तो कोई भी सिस्टम नहीं चलता है ना। दूसरी बात है, अगर आप कहती हैं कि हमने एक्ट पास करने के बाद बहुत सी चीजें जो नई इंट्रोड्यूस करनी है फॉर द वेलफेयर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, मैं उसको भी नजरअंदाज नहीं करता हूं, मैंने कहा बिल्कुल कीजिए, लेकिन उनको बताइए तो सही। हिंदुस्तान के जो 20% मुसलमान है, जो मेरे भाई कह रहे हैं 20% के करीब पॉपुलेशन है, उनको अवेयर तो कीजिए, उनके पास जाइए तो सही, एक चर्चा तो बनाइए, एक डिबेट तो शुरू करिए कि अगर हम ये करेंगे तो इसका फायदा गरीब मुसलमानों को, बीच वाले तबके के मुसलमानों को, अमीर मुसलमानों को ये होने जा रहा है और इसलिए हम एक पब्लिक ओपिनियन सीख कर रहे हैं आपसे। वैसा करने की जरूरत है। जब मुल्क को आगे बढ़ना है तो कोई कम्युनिटी जो है नाराज नहीं होनी चाहिए। अगर घर, किसी भी घर को मजबूती से आगे बढ़ना है तो घर का एक कोई भी फरीद, चाहे वो अच्छा है, बुरा है, बड़ा है, छोटा है, उसको कॉन्फिडेंस में लेके अगर वो चीज करते हैं तो घर फलता फूलता है। और मुल्क तो बहुत बड़ी चीज है और ये मुल्क जो है आगे बढ़ता जा रहा है। और अगर उसमें इस तरह के स्पीड ब्रेकर्स आप लगाएंगे, ईद की छुट्टी कैंसिल कर दी, कल मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है जम्मू कश्मीर, उमर साहब यहाँ दिवाली की छुट्टी बंद कर देंगे तो कैसा लगेगा आपको? तो आप खुद ये चीजें करते हैं ताकि आपका जो माइंडसेट है, एक पब्लिक डिबेट जो है, और अपोजिशन तो छोड़ दीजिए, जो आपके साथ भी लोग जुड़े हैं आज वो भी आपको तनकीद के निशाने पर रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग भी कहते हैं कि साहब ये गलत है। इसके लिए बातचीत होना बहुत जरूरी था, आप क्रॉस सेक्शन ऑफ द व्यू पॉइंट बनना बहुत जरूरी था। और चलिए आपने बिल पास कर दिया, उसके बाद भी आपने नोटिफिकेशन जो है उसको लोगों के डोमेन में नहीं डाला कि इसके फायदे क्या है। आप कह रहे हैं, कहने से चीजें नहीं होती हैं, जब तक आप इसका ब्लूप्रिंट लोगों के सामने नहीं लाएंगी लोग नहीं मानते। जी
गुलाम हसन साहब, जिस तरह काज़मी साहब ने भी जिक्र किया कि पहले भी मुसलमानों के हक में फैसले किए जा सकते थे, पहले भी ये सोचा जा सकता था, और अब ये कहा जा रहा है कि जो आम मुसलमान है उससे इन्हें फ़ायदा होगा, गरीब तबके के जो मुसलमान हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा, और इसी फ़ायदे को देखते हुए ये अमेंडमेंट की गई है। किस तरह आप देख रहे हैं, आखिर क्या फ़ायदा मुसलमानों को होगा, आम मुसलमानों को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, ये इन्वायरमेंट का सवाल होता है। आप उसके वक्त प्रॉपर्टी का इंतजाम अपनी तारीख में लेते और उनको कहते हैं कि हम इससे आपको फायदा हो, हमारी प्रॉपर्टी हमारे कब्जे से अपने कब्जे में ले रहे हैं और इससे आपको फायदा हो। ये एक इलॉजिकल स्टेटमेंट। मैंने कहा वक्त को मुनज़्ज़म करने और इसके इंतजामिया को बेहतर बनाने की जरूरत है, लेकिन ये मुस्लिम कम्युनिटी नहीं कर रही। मैं प्रश्न करता हूँ डॉक्टर इंडिया को, अगर वो वक्त बोर्ड ऐसी तश्कील देगी जिसमें ये जो मुसलमान इलेक्टेड नुमाइंदे वक्त बोर्ड में बनते नहीं होता, सरकारी मुलाजिम नहीं होते, तो वो इसकी तजवीज़ और इसके इंतजाम का जिम्मा संभालते। मसलन मैं यहाँ जम्मू कश्मीर में बताऊं, यहाँ प्रबंधक कमेटी है सिखों, बाज़ाब्ते तौर सिख ही नुमाइंदे उसमें चुने जाते हैं सिखों के जरिए से, वही प्रबंधक बोर्ड का निजाम चला। इसी तरह वक्फ बोर्ड के इंतजामिया के लिए अगर डेमोक्रेटाइजेशन की जाती, मुसलमान मेंबर संगे रखते अपने रखते तो एक डेमोक्रेटिक में एक डेमोक्रेटाइजेशन करना और होता। लेकिन जिस तरीके से ये कहते हैं, इससे बिल्कुल ये साफ जाहिर होता है एक कम्युनिटी से आप उनकी प्रॉपर्टी ले रहे हैं और अपनी तहसील में ले रहे हैं, और आप वापस से आर्गुमेंट देते हैं जिससे वहां के गरीबों का भला होगा, वहां के लोगों का भला होगा। ये इलॉजिकल है, एक्सेप्टेबल टू द मास। जी बिल्कुल। आसिफ साहब, ये भी देखने को मिल रहा है, वो तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, लगातार इस कानून को लेकर जो प्रदर्शन है, प्रोटेस्ट है, कई बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं, अलग अलग लोकेशन से जो प्रोटेस्ट हैं वो सामने आ रहे हैं, और आगे भी कहा गया है कि आगे के लिए भी ऐलान किया गया है, आगे भी एहतजाज जारी रहेगा। जो भी डिसीजन, जो भी फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आता है, क्या लग रहा है आपको किस मोड़ तक और कितने बड़े पैमाने पर यह एहतजाज जा सकता है? कब तक मुस्लिम समुदाय इस एहतजाज को जारी रखेंगे? देखिए, जहां तक एहतजाज की बात है, तो लोग अभी देख रहे हैं, मैं मुसलमानों के अंदर की बात बता रहा हूं, तो देख रहे हैं कि एक ब्रूट मेजॉरिटी मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसको आप बड़ा सीरियस ले लीजिए। ये मुल्क के लिए कल को इतना बड़ा चैलेंज होगा कि फिर बीजेपी चाह के भी इस चैलेंज से अपने आप को छुड़ा नहीं पाए, क्योंकि अभी भी कुछ मुसलमान हैं ऐसे जो ये सोच के चल रहे हैं कि नहीं, हमारा मुल्क जो है डेमोक्रेटिक है, सेक्युलर क्रेडेंशियल्स है इसके, तो ये मुल्क में हम सेफ हैं। कहीं ये वहां पे ऐसी बात ना हो जाए कि ये मुल्क हमारे हमसाया मुल्क की तरफ चले। वहां पे आप देख लीजिए, वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है था पॉपुलर था, 80% लोग 90% लोग उसके साथ में है, मगर वहां पे कुछ जर्नलों ने उस मुल्क को अर्गमाल बना के रखा है। उसका मतलब ये नहीं है कि उस मुल्क के लोग कभी उठेंगे नहीं, वक्त आता है हर चीज में। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ की हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, उनको इतनी बड़ी माइनॉरिटी के साथ छेड़ना नहीं चाहिए। 20%, ये 20 करोड़ से ज्यादा लोग क्या ये मुल्क को और एक बंटवारा करवाना चाहते हैं? इनको चाहिए कि होश के नाखून। ठीक है, आपको मेजॉरिटी मिली है, मगर उतनी भी मेजॉरिटी नहीं मिली है, आपके भी एलाइज है। जब आपको मेजॉरिटी मिली थी जिस टाइम, उस टाइम तो आपने नहीं किया। आज तो आपके एलाइज साथ हैं, एलाइज को लेके आप ये कर रहे हैं ताकि ये हम साबित कर सके ये जी अकेली बीजेपी का नहीं था, इसमें जी चंद्रबाबू नायडू साहब भी साथ थे, इसमें जी नीतीश कुमार साहब भी साथ थे, ये तो हमने ये किया। मगर ये चीजें मुसलमान समझ रहे हैं। मुसलमानों का आप जो जज्बात हैं वो दबे हुए हैं, इसको आप इग्नोर ना करें, इसको लाइटली ना लें। कभी भी मुसलमान उठ के खड़ा हो सकता है इस मुल्क। अगर ये मुसलमान
इस मुल्क के लिए जाने दे सके, इशफाकुल्ला देख लीजिए, बाकी जो जिन्होंने इस मुल्क की आजादी के लिए जाने दी वो ज्यादातर मुसलमान ही थे। अगर ये अपने मुल्क के लिए जाने दे सकते हैं, और क्या ये अपने मजहब के लिए नहीं उठेंगे? क्या ये अपने हकूक के लिए नहीं उठेंगे? ये मजहब में इंटरफेरेंस कैसे करने देंगे? तो मुझे लगता है बीजेपी हुकूमत को सोच लेना चाहिए, उनको होश के नाखून लेने चाहिए कि मुसलमानों के जज्बात के साथ ना खिलवाड़ करे, ना खेले। अभी आपको ये नजर नहीं आएगा, मगर आने वाले वक्त में ये कोई भी ये ऐसे बर्स्ट हो जाएगा कि आप फिर संभाल के नहीं भी संभाल सको। जी बिल्कुल। काजी साहब, तमाम तस्वीरें अभी तक हमने देखी है प्रोटेस्ट की, और अभी तक शांति के साथ जो प्रोटेस्ट है वो जारी है। कभी जुम्मे के रोज़ ये एहतजाज किया जा रहा है, कभी काली पट्टियां बांधकर एहतजाज किया जा रहा है, और आज ये अहम होगा कि क्या फैसला होगा, ये देखना होगा। ये भी बड़ा इफेक्ट इससे पड़ने वाला है। किस तरह आप इस एहतजाज को देख रहे हैं, क्या रुख ये ले सकता है आज? जी, गुलाम हसन साहब। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इन सुप्रीम, हमारे आयोग के मुताबिक यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। यहाँ इस वक्त जो आप अंदर देखते हैं, जो मुजाहरा कर रहे हैं, पूरा मुजाहरे कर रहे हैं, अगर हुकूमत सेंसिटिव होती, जिन लोगों को मुझे बता रही है कि हम आपके ताक़ुत के लिए, आपके हिफाजत के लिए, आपकी तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, वही सीख पाए, और वो भी कह रहे हैं हमें ये कानून नहीं चाहिए। अगर एक डेमोक्रेटिक सेटअप में आवाज़ बुलंद होती है, इसको चाहिए सरकार को कंसिडर करना और इस कानून को रोक लगानी चाहिए। फिलहाल इसको लोगों के पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए था, लोगों से ओपिनियन मांगनी चाहिए। ये जरूर मुझे बताइए, इसमें ये कितना मजबूरी का कानून है कि ओवरनाइट रातों रात पार्लियामेंट के पास गया, प्रेसिडेंट के पास गया, नोटिफिकेशन इतनी जल्दबाजी से मुल्क को क्या खतरा था, मुल्क को क्या करने वाला था, इतनी जल्दबाजी से ये अमलदारी शुरू होती है। एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र के डेमोक्रेटिक कंट्री में जल्दबाजी ऐसे करवाई जहाँ लोगों की मजाक हो, जहाँ लोग नहीं कहते हो, इस तरीके से काम का लिबास नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। आसिफ साहब, जिस तरह आपने कहा कि कोई ख़ास उम्मीद तो आज नहीं है, लेकिन फिर भी मुस्लिम समुदाय और कई अहम शख्सियत की तरफ से ये उम्मीद की जा रही है कि आज राहत भरा फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया जा सकता है, क्योंकि बड़ी तादाद में अर्जियाँ जो हैं वो दाखिल की गई हैं। हालांकि उसमें से 10 को ही लिस्ट किया गया है जिस पर आज सुनवाई है, लेकिन फिर भी अगर इस बिल को रद्द नहीं किया जाता है या कोई राहत भरा फैसला नहीं आता है, इस पर रोक नहीं लगाई जाती है, तो किस तरह का मोड़ लिया जा सकता है? क्या लग रहा है आपको, किस तरह के फिर हालात होंगे? देखिए, अभी तो लोगों की नजरें सुप्रीम कोर्ट पे टिकी हुई है, मगर मुसलमानों को ज्यादा ये देखिए, ये सिर्फ जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था तो वो एक मस्जिद का था, वो एक मॉस्क का था। मगर जो ये वक्फ बोर्ड का जो है, ये जो बिल है, ये तमाम हमारी जितनी भी मस्जिदें हैं, ये अब तो पूरा कलेक्टिवली हिंदुस्तान में जहां भी जिस स्टेट में भी है, तो उन पे गाज गिरने वाली। वो तो एक मस्जिद के लिए, बाबरी मस्जिद के लिए सारे मुसलमान खड़े हुए, मगर ये अब एक मस्जिद का सवाल नहीं है। ये हिंदुस्तान में जितनी भी मस्जिदें हैं, जितने भी मदरसे हैं, जितने भी वक्फ की प्रॉपर्टी, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये तीसरे नंबर पे ये है पूरे मुल्क पे इसके एसेट्स। तो अगर आप ये तो आप पूरे मुसलमानों के, आप समझ लीजिए ऐसे इंस्टीट्यूशन पे हमला है जो मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हर कोई अपने मजहब से सबसे पहले, हमारी इंसानियत के बाद अगर कोई चीज आती है तो वो मजहब आता है। जब आप मजहब पे हमला करेंगे, और मजहब ही हमको इंसानियत भी सिखाता है, वो मजहब ही हमको इंसानियत और भाईचारा सिखाता है। जैसे लुकुम दीनुकुम वलिय दीन, आप अपने दीन पे, बाकी जो मजहब है उनको अपने दीन पे रहने दो, ये तो हमको मजहब ही सिखाता है ना। इंसानियत का दर्स तो हमको मजहब ही देता है। जब आप उसी मजहब पे हमको, उन रिलीजियस अफेयर्स में हमको आप कहोगे नहीं, अभी आप देख लीजिए डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर्स है कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी को किसी को भी दे सकता है। मुझे बताइए, जब जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, अभी ये फैसला, मतलब अभी हम इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जा रहे हैं, मगर इस बिल में आप डीएम को पावर दे रहे हैं, जो आपने, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो कल को, वो पता ही है वो हुकूमत का है,
ये होता है, अंडर सेक्रेटरी होता है, प्रोविजंस हैं वो लागू हो जाएंगे। तो हमने कहा है कि वो प्रोविजंस को भी स्टे करना चाहिए, क्योंकि वो सारे प्रोविजंस भी ड्रैकोनियन है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वक्फ एक्ट 1995 में ड्रैकोनियन प्रोविजंस अभी भी हैं जो अमेंडमेंट एक्सरसाइज से रह गए, उसको भी हमने चुनौती दी है। फॉर एग्जाम्पल जो पर्सन एग्रीव्ड शब्द यूज है, जिसमें नॉन मुस्लिम्स भी आते हैं और उनको ये ऑब्लिगेशन है कि उसको वक्फ ट्राइब्यूनल में चैलेंज करें, उनकी जमीन अगर चली गई है, उसको हमने चैलेंज किया है। वक्फ ट्राइब्यूनल पूर्णतः गलत है, सारे मामले सिविल कोर्ट जाने चाहिए, ये मांग हमने की है। सेक्शन 89 में अगर वक्फ के खिलाफ केस फाइल करना है तो नोटिस देने का प्रावधान है, उसको हमने चैलेंज किया है। शामला दा जो एक गांव समाज की जमीन होती है, वो पूरी की पूरी जमीन वक्फ को घोषित कर दी गई है वक्फ की डेफिनेशन में, उसको हमने चैलेंज किया है। इसके साथ साथ और भी ऐसे प्रावधान है, सेक्शन 28 है, 29 है, सेक्शन 41 है, सेक्शन 36 है, जिन सब में डबल रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है। इन सबको भी हमने चुनौती दी है और हमारी ऐसी मांग है कि वक्फ एक्ट 1995 के जो ड्रैकोनियन प्रोविजन है उन सबको स्टे किया जाए और जो अभी ड्रैकोनियन प्रोविजन रह गए उनको भी स्टे किया जाए। तो सर जो नया एक्ट जो अमेंडमेंट सरकार ने किया है उससे स्थिति में कितना बदलाव? नहीं, देखिए जो नया अमेंडमेंट एक्ट आया है वो काफी अच्छा है, काफी हमने कदम आगे बढ़ाया है। जैसे सेक्शन 3B आया है, 3C आया है, 3D आया है, वक्फ बाय यूजर को खत्म किया गया है और जो पूर्व में वक्फ बाय यूजर है अगर उस पर डिस्प्यूट है तो वक्फ बाय यूजर नहीं माना जाएगा, ये सब उसमें मेंशन है। सारे वक्फ के डॉक्यूमेंट्स का दस्तावेज सबमिट करने का मैंडेट दिया गया सेक्शन 3B में। सेक्शन 3C में कहा गया कि सारी सरकारी संपत्ति वापस ली जाएंगी। सेक्शन 3D में कहा गया कि वक्फ का जो कानून है वो ASI संपत्तियों पर लागू नहीं होगा और वक्फ बोर्ड जो है उसमें जो उसका कॉम्पोजिशन है उसको भी बदला गया है। तो काफी बेहतर चीजें हैं, पर कुछ चीजें रह गई हैं, उसको हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने चुनौती दी है। दूसरा जो पक्ष है, जो मुस्लिम पक्ष से कहें तो उनका कहना है कि एक्ट अमेंडमेंट गलत है, उससे उनके हित प्रभावित होंगे, आप क्या कहते हैं? नहीं, देखिए मेरे हिसाब से तो अमेंडमेंट एक्ट सही है और अमेंडमेंट एक्ट इस समय जो हित प्रभावित हो रहे हैं वो हिंदू समाज के हो रहे हैं, जो अन्य समाजों के हित प्रभावित हो रहे हैं। अगर ये कहना कि उनका हित प्रभावित हो रहा है तो मुझे तो उसमें कोई ऐसा प्रोविजन लगता ही नहीं है। आप मुझे बताइए, अगर इस्लामिक लॉ ये कहता है कि वक्फ बिना वक्फ डीड के नहीं हो सकता है, तो यही बात तो सेक्शन 36 में लाई गई है। अगर वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट कोई भी किसी भी इस्लामिक लॉ में नहीं है, ना किसी माननीय कुरान में है, ना हदीस में है, तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? यही बात तो इस प्रोविजन में लाई गई है। तो यहाँ पे पॉइंट एंड इशू ये, डिबेट ये है कि अभी भी ऐसे ड्रैकोनियन प्रोविजन है जो हमें इम्पैक्ट कर रहे हैं, हमारे राइट्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने उसको चुनौती दी है। सर बंगाल सरकार ने इसका मुखर विरोध किया है, कहा है कि हम लागू नहीं होने देंगे, क्या देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के जो बयान है ये असंवैधानिक है, ये सेंट्रल एक्ट है, केंद्रीय कानून है और हर सरकार का ये दायित्व है स्टेट गवर्नमेंट का कि वो सेंट्रल एक्ट को इम्प्लीमेंट करे, लागू करे। तो आज क्या उम्मीद है सर आपकी पिटीशन? आज देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में सारी पिटीशंस लगी हैं और अभी 2 बजे इसकी सुनवाई होगी, तो हम अपनी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। गुलाम सर, जिस तरह आप देख रहे हैं कि अभी भी जो कई अर्जियां दूसरी तरफ से भी, दूसरे पक्ष की तरफ से भी दाखिल की गई हैं, इसी के साथ आपको बता दें कि 2 बजे आज सुनवाई होने जा रही है और इसी को लेकर खासा उम्मीद मुस्लिम समुदाय